हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर को करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं बेटा। अगर आपने मेरे जो है इससे पहले के चैप्टरों के वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप जाकर के उनको देख लीजिए, आपको काफी अच्छा लगेगा, ठीक, और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, आज हम करके देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले एक चीज समझते हैं, ये कोई इक्वेशन लिखी हुई है, माना 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। इक्वेशन का मतलब समझते हो ना, मैंने पॉलिनोमियल में आपको समझाया था। पॉलिनोमियल में क्या होता है, वेरिएबल के ऊपर जो पावर लगी रहती है वो हमेशा नेचुरल नंबर होती है। जो वेरिएबल होता है उसके ऊपर पावर नेचुरल नंबर होती है, लेकिन इक्वेशन में ऐसा नहीं होता। इक्वेशन आप कैसे भी लिख दोगे तो इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उसको एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है ना। तो जब भी किसी जैसे इस टाइप की कोई वो लिखी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसको हम इक्वेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बेटा इसको इक्वेशन? क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है। ये क्या है बेटा? इक्वेशन है। क्या है बेटा? इक्वेशन। इसी की जगह पर अगर यही चीज ऐसी होती x माइनस 9, तब क्या बन जाता बेटा? ये पॉलिनोमियल बन जाता। आपको पहली बात तो ये समझ लेनी है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है। समझ में आ रही बात आपको बेटा? पॉलिनोमियल सिंगल साइडेड होता है, उसमें कोई दूसरी साइड नहीं होती है, एक ही साइड होती है उसमें। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टू साइड्स लिखी हैं, यहां कुछ लिखा है, यहां कुछ लिखा है और बीच में इक्वल टू लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो क्या होगी बेटा? इक्वेशन होगी। समझ गए आप? जिसमें भी दो साइडें होंगी वो इक्वेशन होगी, जो भी सिंगल साइडेड होगी उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। पहला डिफरेंस तो आप ये समझ लो। इसके बाद सबसे पहले जो मैंने पॉलिनोमियल लिखी है वो वन वेरिएबल की लिखी है। हमारे सिलेबस में टू वेरिएबल की पॉलिनोमियल होती है। कितने वेरिएबल की होती है बेटा? टू वेरिएबल की। देखो, इसमें किसी भी वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल का जब भी आप जीरोज निकालते हो, आपको मैंने इससे पहले भी बताया था, जीरोज पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने बहुत बार निकाला था। जीरोज निकालने के लिए आप क्या करते हो, इस 9 को यहां शिफ्ट कर देते हो। देखो 3x इज इक्वल टू माइनस का था, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। 0 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 9। उसके बाद आप इस वाले 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, x इज इक्वल टू 9 अपॉन 3, और इसी को सॉल्व करेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 3 आ जाएगी। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3, ये x का क्या हो गया बेटा? रूट हो गया। ये जीरोज भी इसको बोलते हैं। इसको वहां अगर पॉलिनोमियल में आपने ध्यान दिया होता तो जीरोज बोलते थे हम, और वैसे देखा जाए इसको रूट भी बोलते हैं। x की वैल्यू को x का रूट बोलते हैं। मतलब इसका मतलब रूट किसी भी वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो उस वेरिएबल को की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई कर देती है। अगर इस वैल्यू को आप लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब अगर ये लेफ्ट हैंड राइट साइड में किसी वैल्यू को रखने पर वो उसके राइट हैंड साइड के बराबर का आंसर दे देता है, तो इसका मतलब वो उसका रूट या जीरोज है। बात समझ में आ रही है आपको? ओके, ये सिंगल वेरिएबल की बेटा, एक वेरिएबल है इसमें, केवल एक वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये क्या है बेटा? यह है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बात समझ में आ रही है आपको? इसको जो है, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं आप, एक्स वेरिएबल आपने यूज किया है, तो इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। और किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जो फॉर्म होती है, आपको मैंने बताया था, ax प्लस b इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन की बात कर रहा है, वेर a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, और a और b इसमें क्या होना चाहिए बेटा? रियल नंबर्स। a एंड b क्या है बेटा इसमें? रियल नंबर्स। समझ में आ रहा है? रियल नंबर का मतलब जानते हो ना, वो रूट का भी हो सकता है, वो जो है नॉर्मल नंबर भी होता है, फ्रैक्शन का भी हो सकता है, डेसिमल का भी हो सकता है। मतलब a और b की वैल्यू रियल नंबर होगी। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये तो वन वेरिएबल की बात कर रहा है। हमारे सिलेबस में बात कर रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका मतलब जो दूसरी चीज है उसको समझते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। भाई दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, हमें सबसे पहले फॉर्म समझनी है। इसकी जो फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वेर a कॉमा b आर नॉट इक्वल टू 0, a और b 0 नहीं होने चाहिए, एंड a कॉमा b कॉमा c आर रियल नंबर्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा।
समझ में आ रहा है? ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें ए बी सी रियल नंबर्स होंगे। अगर टू वेरिएबल की बात कर रहा है, इनमें से कोई भी एक जीरो हो जाएगा तो बेटा ये टू वेरिएबल नहीं होगा, फिर सिंगल वेरिएबल का बन जाएगा। एक्स कोफिशिएंट एंड वाई कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट जीरो हो सकता है, सी में बी जीरो, सी हो सकता है जीरो, बट ए एंड बी कैन नॉट बी जीरो, ए और बी जीरो नहीं हो सकते। अगर वो जीरो हो जाएंगे तो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आ रही? मतलब वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। आप बात समझ रहे हो बेटा? क्लियर आपको ये चीज? तो आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को जब भी आप सॉल्व करते हैं तो ये तो आपको फॉर्म आ गई। अब फॉर्म का मतलब आपकी इक्वेशन कैसी हो सकती है भाई? इसका मतलब ऐसे फॉर्म की इक्वेशन का मतलब कहीं पर भी 3x + 2y - 2 = 0 ऐसा हो सकता है। कोई बोले सर ऐसा लिखा हुआ था 5x - 2y = 4, ये तो लीनियर इक्वेशन है, ये भी इसी फॉर्म की। बेटा इस 4 को यहां से यहां शिफ्ट कर दोगे तो उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है? ये भी लीनियर इक्वेशन है। ऐसे ही कोई बोले √2x + 3.5y = 4, ये कैसी इक्वेशन है बेटा? ये भी लीनियर इक्वेशन है। देखो रियल नंबर है बेटा, ये रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब जानते हो ना? रियल नंबर क्या होता है भाई? रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन ही तो रियल नंबर है। कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो इसका इसमें ये इरेशनल नंबर है और ये वाला नंबर कैसा नंबर है बेटा? रैशनल नंबर है भैया। डेसिमल के काउंटेबल नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट है। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में सब पढ़ा हुआ है। इस टाइप की कोई भी इक्वेशन अगर आप लिख दोगे तो वो क्या हो जाएगी बेटा? ऐसे और भी लिख सकते हैं, जैसे आपके पास 3/2x + 5/3y = 7, ऐसी इक्वेशन लिख दे तो ये सबके सब इक्वेशन क्या है बेटा? लीनियर इक्वेशन हैं। अब लीनियर वर्ड की से एक चीज समझ में आ रही होगी आपको, बार बार मैं लीनियर तो बोल रहा हूं, लेकिन ये लीनियर का मतलब क्या है भाई? लीनियर का मतलब वेरिएबल के ऊपर जो डिग्री होती है ना बेटा, अगर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री अगर 1 आती है, देखो इसके ऊपर जो पावर लगी है कितनी है? 1 पावर। इसके ऊपर कितनी पावर लगी है? 1 पावर। 1 पावर मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। कितनी पावर लगी है? x की 1 पावर। y के ऊपर कितनी पावर है? 1 पावर। x के ऊपर कितनी पावर? y के ऊपर कितनी पावर है? 1 पावर। x के ऊपर 1 पावर, y के ऊपर 1 पावर, x के ऊपर 1 पावर। कहीं चेक कर लो आप। इसका मतलब जब भी आपकी हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल के ऊपर अगर 1 है और उसमें दो वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं तो ऐसे टाइप की इक्वेशन को आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब उसमें हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए। वेरिएबल के ऊपर लगी हुई हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसको लीनियर बोलते हैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात बेटा? तो इस टाइप का कोई भी अगर आपके पास वो लिखी हो इस टाइप का कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो हमेशा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। कोई जरूरी नहीं एक्स और वाई हो। आप कहीं को लग रहा होगा एक्स और वाई होगा तभी टू वेरिएबल होगा। अरे भैया कुछ भी हो सकता है। हमारा कोई बोले 3z + 2t = 1, अगर ऐसा लिख दे तब भी ये क्या है बेटा? टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। इसमें वेरिएबल z और t है। इसमें वेरिएबल क्या है बेटा? z एंड t है। बात समझ में आ रही है? तो आप आराम से इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक आता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। कोई भी लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, उसका आपको सॉल्यूशन निकालना है, उसको कैलकुलेट करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो जरा देखते हैं किस तरह से हम किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर डालते हैं। पहले तो लीनियर इक्वेशन कुछ भी लिखी हो, जैसे आपसे कोई बोल दे 2x + 5y = हो सकता है आपसे बोल देगा 7 दे दे, 8 दे दे, कुछ भी दे दे, ऐसा कुछ दे दे 2x + 5y = 7, ऐसे टाइप की इक्वेशन देगा और आपसे बोलेगा इसके सॉल्यूशन निकालो। कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं, आप बना लोगे। सबसे पहली बात, कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर दे रखी है उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? हाउ मेनी सॉल्यूशन या नंबर ऑफ सॉल्यूशन? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इसका मतलब उसके कितने सॉल्यूशन होंगे बेटा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये बात आपको ध्यान रखनी है पहले तो। कितने मतलब आप खत्म ही नहीं होगा वो, इतने सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। समझ में आ रहा है आपको? किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब समझते हैं पहले किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना तो बहुत आसान है। मैं तुमको ऐसा तरीका सिखा देता हूं
क्योंकि क्लास 10th में जाओगे आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्लास 11th में और 12th में जाओगे तब भी ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो आपको यहीं से सीख के जाना है, और अगर आप यहीं से ट्रेंड होकर के जाओगे तो आपको वहां प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो जब भी हम किसी का ग्राफ बनाते हैं, क्लास 9 से ग्राफ लास्ट ईयर से जो है रिमूव कर दिया ग्राफ वाला टॉपिक, नहीं तो ग्राफ हमारे सिलेबस में भी बनाना आता था। अगर ग्राफ बनाने वाला होता अभी क्वेश्चन यहाँ, तो हम उसी मेथड का यूज करते हैं और फटाक से आसानी से ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना। जब कभी भी अब ये सॉल्यूशन निकालने के वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, तो सॉल्यूशन कभी भी किसी क्वेश्चन का निकालना तो क्या करना पड़ेगा आपको, x और y के कोफिशिएंट को देख लो आप। ये x का कोफिशिएंट 5 है, y का कोफिशिएंट 2 है। क्या x और y के कोफिशिएंट से जो गिवन कांस्टेंट टर्म है, इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ये x का कोफिशिएंट है जो 2 है, ये y का कोफिशिएंट है जो 5 लिखा हुआ है, ये 7 जो है कांस्टेंट टर्म है। x और y को छोड़ देने के बाद बची हुई वैल्यू को कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, क्या ये 2 और 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल है? एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, क्योंकि ग्राफ जब बनाना होता है तो आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल देखना पड़ता है कि क्या वो नंबर एग्जैक्ट डिविजिबल हो रहा है। तो देखते हैं भाई, एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें एक चीज बता दूं पहले, किसी के भी अगर कोफिशिएंट अगर 1 दिखाई दे, 2 दिखाई दे और 5 दिखाई दे, ये दुनिया का कोई भी अगर आप नेचुरल नंबर ले आओगे उसको आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तो एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा। ये ऐसे नंबर है 1, 2 और 5 हमारे मैथमेटिक्स से बेस्ट नंबरों में गिने जाते हैं। ये किसी भी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करने का दम रखते हैं। आप बोलोगे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, 2 से तो 7 डिवाइड हो ही नहीं पाएगा। करके देखो बेटा, 2 से 7 को डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, रिमाइंडर आ गया 1। अब डिवाइड तो हो नहीं रहा है, इसका पहले पॉइंट मार्क करेंगे और एक 0 को बढ़ाएंगे यहां, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स 10, रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब 2 से 7 3.5 टाइम्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 3.5 टाइम डिवाइड हो रहा है आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। मैं केवल यही बात कर रहा हूं आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, उससे ज्यादा नहीं। जैसे 4 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर को आफ्टर 2 प्लेस ऑफ डेसिमल डिवाइड कर देता है। कोई नंबर ले लो आप, उसको डिवाइड कर देगा 4। लेकिन हमें 2 प्लेस नहीं चाहिए, हमें एक ही प्लेस आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। क्योंकि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ पेपर पे जो बिग डिवीजन को तो आप होल नंबर पे से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डेसिमल के पहले वाला नंबर वो ग्राफ के बड़े डिवीजन को बताता है। ये 5 जो है आ रहा है डेसिमल के बाद, जो स्मॉल वाले डिवीजन होते हैं 10 1 बिग डिवीजन के बीच में, मतलब एक डार्क लाइन से दूसरी डार्क लाइन के बीच में 10 स्मॉल डिवीजन भी होते हैं। ये डेसिमल के बाद के पॉइंट उन स्मॉल डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो बहुत आसानी से प्लॉट कर देंगे इसको। अगर हम हमारे 2 पॉइंट होंगे तो हमें ग्राफ एग्जैक्टली जो है एग्जैक्ट वो पॉइंट ढूंढना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसलिए आप जब भी ग्राफ बनाओगे ये बात का ध्यान रखो। अभी तो आप सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन में तो कुछ भी निकाल सकते हो, सॉल्यूशन में तो टेंशन ही नहीं है। लेकिन ये यहीं से सीख के जाना है, ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए जो आगे के क्लासों में भी मेरे काम आए। इसका मतलब मेरे पास ये 3 नंबर ऐसे नंबर है जो बहुत अच्छे नंबर होते हैं, ये जो है किसी भी नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड कर देते हैं। अगर कहीं पर भी आपको कोफिशिएंट x और y की प्लेस पर 2 और 5 दिखाई दे रहे हैं तो आप अभी मैं दूसरा एक निकालना सिखाऊंगा, देखो कैसे निकालते हैं, कितने फटाफट हम निकाल लेते हैं। फिर ऐसे 5 का भी चेक कर लो, 5 भी भैया 7 को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम डिवाइड कर देता है। 5 1 जा 5, रिमाइंडर बचेगा आपका 2। अब नंबर तो है नहीं आपके पास, इसलिए पॉइंट मार्क करेंगे और एक 0 बढ़ाएंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स 20, रिमाइंडर 0। देखो 5 ने 7 को भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड कर दिया आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो कहने का मतलब है, मतलब ये ऐसे नंबर्स हैं जो बेस्ट कोफिशिएंट में गिने जाते हैं हमारे यहाँ। जिस नंबर जब भी ये नंबर यहां आगे दिखाई दे तो इसका मतलब आपको काम करना आसान हो जाएगा। अब मैं एक बार आपको निकाल के दिखाता हूं इसके 3 या 4 सॉल्यूशन, मैं 4 करके दिखाता हूं तुम्हें। देखो जब भी 4 सॉल्यूशन करने होंगे, हम जब ग्राफ बनाएंगे अभी क्लास 11th में 10th में, तो हम 3 पॉइंट पे ग्राफ बनाएंगे। वैसे तो 2 पॉइंट पर भी ग्राफ बन जाता है, लेकिन 2 पॉइंट पे ग्राफ के रॉन्ग होने के चांस थोड़ा हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ हुई तो आपका ग्राफ गलत चला जाएगा, क्योंकि 2 ही पॉइंट पे बना रहे हो आप। भाई 2 पॉइंट, एक यहां मिला एक यहां मिला, अगर आप मिलाओगे तो ये सीधी लाइन बनेगी। अगर आप 3 पॉइंट पे बनाएंगे, एक यहां बनता एक यहां बनता एक यहां कहीं मिल जाता, तो इससे ये समझ में आ जाता मुझे कि कैलकुलेशन मेरी गड़बड़ है कहीं, क्योंकि 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं आ रहे हैं। हाँ, अगला पॉइंट भी यहां कहीं बीच में आ जाता है इनके, तो इसका मतलब ये ठीक है, ग्राफ मेरा कैलकुलेशन करेक्ट है। समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन को करने के लिए हम जो है 3 पॉइंट का ग्राफ बनाते हैं। 2 पॉइंट पे भी ग्राफ एकदम करेक्ट बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है। देखते हैं जरा, जब भी आपको सॉल्यूशन निकालना हो, एक काम करना, अगर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, मतलब कहने का वाला x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट
मैथमेटिकल नंबर जो आपको देखा कांस्टेंट टर्म, इसको एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, तो एक काम करना, 0 एक बार x में रखना, एक बार y में रखना, एक बार x वाले में 0 रख दो, एक बार y वाले में 0, क्योंकि इससे मुझे ग्राफ बनाना है क्लास 10th में। 11th में तो हम 2 ही पॉइंट का बनाते हैं, क्योंकि तब तक हम कैलकुलेशन में बहुत ट्रेंड हो जाते हैं। 10th में हम गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए 3 पॉइंट पे ग्राफ बनाते हैं। तो देखो ये देखो 2 ही पॉइंट पे आप आराम से बना दोगे, क्योंकि अब ये 11 12 तक आपका काम आएगा। फटाफट आप बनाओगे, कोई देर नहीं लगेगी। x को 0 रखेंगे, रफ में करना बेटा। अगर आपको कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है, x 0 रखोगे तो 2 into 0, ये देखो मैं इफ x is equal to 0 की बात कर रहा है, x 0 आया था मेरा, तो 0 x की जगह रखेंगे, बाकी को सॉल्व कर लेंगे। 5y is equal to 7, तो भैया ये वाला तो 0 हो जाएगा, ये तो इसका ना 5y is equal to 7 आ जाएगा ये, तो y is equal to 7/5। अभी तो कैलकुलेट किया था, 7/5 पे कितनी वैल्यू आ रही थी बेटा? 1.4। ये देखो ये करके रखा है। अगली बार फिर कैलकुलेट करेंगे, इफ x is equal to 0, अगर सॉरी अब y equal to 0 करते हैं, ये y equal to 0 वाला है। अगर y को 0 रख देंगे तो देखते हैं y वाली प्लेस पर 0 करना पड़ेगा, बाकी एज इट इज नोट कर लेंगे। प्लस का 5 into 0 is equal to 7, सॉल्व करो, ये वाला 0 हो जाएगा, तो ये 2x is equal to 7 आ जाएगा। x is equal to 7/2, ये x is equal to 7/2 अभी सॉल्व किया था, 3.5 आया था। समझ आ रहा है? अभी तो ये दोनों कोएफिशिएंट बहुत बढ़िया हैं, आप किसी को भी वैल्यू दे दो, किसी को भी। अगर इसमें 3 होता तो मुझे प्रॉब्लम करता है। 3 बहुत बेकार नंबर होता है, हर नंबर को डिवाइड ही करता है, और जब भी डिवाइड करने लगता है वो खत्म ही नहीं होता है। तो इसलिए ऐसे नंबरों में फिर थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। इसमें कोई दिमाग नहीं चलाना, तुम्हें किसी को रख दो। कोई बोले नहीं सर मैं तो y is equal to 1 रखूंगा, रख लो, कोई दिक्कत नहीं, आप जो मर्जी रख सकते हैं। इफ y is equal to 1 रख दिया आपने, अगर y की प्लेस पर 1 रखोगे तो सॉल्व करना, 2x plus 5 into 1 is equal to 7। देखो हमने y को 1 से रिप्लेस कर दिया, बाकी को एज इट इज नोट कर दिया। अब इसको सॉल्व करोगे, 5 into 1 5 आएगा, उसको शिफ्ट कर देना उधर, 2x is equal to 7, ये प्लस का 5 था, आएगा तो क्या आ जाएगा आपका? माइनस का 5 बन जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 2 तो नीचे आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, ये 2 आ रहा है, 2 से 2 डिवाइड करेंगे 1। जब x is equal y is equal to आप 1 रख रहे थे, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई थी बेटा? 1। y equal to 1 रखने पर x भी कितना आया? 1 आया। अब तुम बोलो नहीं मैं तो y is equal to 2 रखूंगा, रखो, if y is equal to 2 आपने रख दिया, अरे कुछ भी रख सकते हैं। कोई बोले y को क्यों रख रहे हो सर, x को क्यों नहीं रख रहे हो? अभी आप x भी रख सकते हो। कोई बोले x is equal to 2 रखते हैं, चलो x is equal to 2 रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, माइनस का भी रख सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप निगेटिव भी रख सकते हो। बात समझ में आ रही है आपको? तो आप आराम से करना, x is equal to 2 रखेंगे, तो रखने पर जरा देखना 2 into 2 आ जाएगा ये, प्लस 5y is equal to 7। 2 into 2 कितना होता है बेटा? 4, और इस 4 को आप शिफ्ट कर दोगे वहां, 5y is equal to 7 minus 4 हो जाएगा ये। अब y की वैल्यू निकालनी है, y is equal to 7 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 3, और ये 5 नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप 5 से 3 को डिवाइड करोगे भाई, 5 से 3 डिवाइड नहीं होता, पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि 0 टाइम डिवाइड हो रहा है। पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद एक 0 बढ़ा सकते हो, और 5 से 6 टाइम डिवाइड हो रहा है, 5 6 30, रिमाइंडर आ गया 0। इसका 0.6 आ रहा है। कब आ रहा है 0.6? जब x की वैल्यू को आप कितना रख रहे हो? 2। देखो x कितना रखा था आपने? 2। x इक्वल टू 2 रखने पर y की वैल्यू कितनी आई थी? 0.6। आपसे बोला था फाइंड 4 सॉल्यूशन, क्योंकि अभी क्वेश्चन वाला बोलेगा फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, तो मैंने सारे सॉल्यूशन को यहां रख दिया और ये कैलकुलेशन कर दी है। मैं भी एक प्रॉपर तरीके से भी आपको करके दिखाऊंगा। ये कैलकुलेशन अगर आपको लग रहा है कि मैं कर लूंगा तो आप निकाल लेना, अगर आपको लगता है कि यार ये निकालना बड़ा मुश्किल है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर आप डायरेक्ट निकाल सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो आप निकाल करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सॉल्व कर लो। समझ आया आपको बेटा? कोई दिक्कत? बन जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। अगर आपके समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे इस वाले क्लास 9th के लिए इतनी ही बेसिक इंफॉर्मेशन है क्लास 9th के सिलेबस में। आगे आप आओगे तो फिर आगे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो क्लास 9th में यही बेसिक है हमारा, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास सिलेबस में बची हुई है। ठीक है, हम एक बार एक्सरसाइज करके देखेंगे तो समझ में आएगा हमें क्या हो रहा है। ठीक है बेटा, अगर बेटा आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए इसी तरह मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूंगा बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू।